advantages of the public enterprises. Always remember that the public company, public sector, public enterprises, ये सब थोड़े different होते हैं. Public company, public enterprise same नहीं होते. Yes, Nandan? मैम मिस्टेक हो गया मैम. Okay, कोई problem नहीं. चलिए let's start with the class. So what are the various demerits? क्या demerits हैं आपके public enterprises के? Demerits of the public enterprises. The first point is inefficient management. So we all knows that जहां पर भी आपका sound management होगा, वहां पर हर एक rule, regulation, policies, decision making सब कुछ fastly होगा. ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन टालने वाली चीजें, डिले करना, ठीक है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करना, ये सारी चीजें किसी भी कंपनी, किसी भी एंटरप्राइज में कंफ्यूजन क्रिएट करती है. तो यहाँ पर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग होंगे आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस में, दे आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, that government officials सारे एक जैसे नहीं होते. I'm not saying that, but government officials यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि their job is very much secure in the public enterprises. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी कामकाज में के जो लोग हैं, वो कई बार बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं आपके डिसीजन को लेने में, एक्शन को लेने में. अब उनकी यहाँ पर कई बार मिस्टेक नहीं होती है क्योंकि दैट प्रोसीजर इज लाइक दैट ओनली, कि उनको सारे के सारे स्टेप्स को एक एक करके पूरा करना पड़ता है, उसके बाद जाकर डिसीजन लेना पड़ता है. फाइल्स जो है वो मल्टीपल डेस्क में जाती हैं. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए पेंशन की भी बात करूं, खैर अभी तो डिजिटलाइज इंडिया हो गया है, बहुत सारी चीजों की सुविधा आपको ऑनलाइन मिल गई है, इलेक्ट्रॉनिक वे से आपको पैसे मिल जाते हैं. लेकिन पहले के टाइम पे जब पेंशन लेना होता था तो हर महीने आपके फाइल्स इधर से उधर जाना, फाइल पास होना, तब जाके आपको रेगुलरली पेंशन मिलेगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपन. सो यहाँ पर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो हैं, उनका जो सोशल कॉस्ट है, मतलब दे रन विद एक्सेसिव सोशल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी समाज को इसकी वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि उनका काम जो है कभी भी समय पे नहीं होता है. अगर इमेजिन करो कि अगर पेंशन के पैसे से किसी का, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, प्रॉपर्ली वर्क रेगुलेशंस नहीं है, आपके चीजों में डिले हो रहा है, लॉन्ग टाइम हो रहा है टेक डिसीजन लेने में, बहुत ज्यादा सामाजिक कॉस्ट देना पड़ रहा है, सोशल कॉस्ट बहुत हाई है. इसी वजह से ये जो आपका इनका जो बिजनेस एक्सपीरियंस है, दिस इज मे ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दे मे नॉट पोजेस मच बिजनेस एक्सपीरियंस. कई बार उनको बिजनेस चलाने का प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता. वहां पर ऐसे भी लोग अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंटली काम करना शुरू कर देता है. इनएफिशिएंट काम करिएगा तो कभी भी याद रखिएगा कि अपने गोल को अचीव करने में आपको सालों साल लग जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क. शायद आई गेस 2-3 पॉइंट मैंने करवा दिया था इसमें से, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा. नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क. यहाँ पर जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, उसमें चाहे लोग कितना भी काम करें, कोई भी एडिशनल इंसेंटिव नहीं है. यस, यू विल गेट मल्टीपल इंसेंटिव इन फॉर्म विथ सैलरी के साथ बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन एडिशनल इंसेंटिव आपको कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है. किसके द्वारा? आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा, क्योंकि मैनेजर्स जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. ये सब रीजन की वजह से यहाँ पर आपका जो बोल सकते हैं कि इंटरप्राइजेस है वो काफी पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड तरीके से वो चल रहा है, रन कर रहा है. ठीक है, तो वी कैन से कि पब्लिक एंटरप्राइजेस में हार्ड वर्किंग का सिनेरियो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, मैनेजर्स को कोई रिस्क लेने से मतलब नहीं है. तो दिस इज समथिंग दैट इज वन ऑफ द, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टैपिज्म. डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस में आपके मैंने टाइप्स बताए थे, जिसमें से आपको मैंने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और मैनेजमेंट बताया जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा रन होता है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जिसको रन किया जाता है, यानी कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, दीज. ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी, रेड टैपिज्म बहुत ज्यादा है, चीजों का डिले होना, और करप्शन बहुत ज्यादा है. ठीक है, भ्रष्टाचार जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स भी कई बार एक्शन नहीं ले पाते हैं. एक तो ये पूरा सिचुएशन कैसा है कि ब्यूरोक्रेटिक्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल एज पॉलिटिशियंस, तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को इतना वर्स कर देता है. ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से चलता है कि जो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को, आपके इंटरप्राइज को बहुत ही इनएफिशिएंट बना देता है.
आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है आप लोग? ये मैं एक इसीलिए सेंस से मैंने बताया कि यहाँ पर पब्लिक इंटरप्राइजेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ना आपके कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का, और मतलब ये सिचुएशन वर्स हो जाता है, हेंस दे मे कॉज लॉसेस। इसकी वजह से आपके पब्लिक इंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा सफर करते हैं, यानी कंपनी चल ही नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं ये टैक्स पेयर्स के लिए बर्डन बन जाते हैं। जो टैक्स दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मतलब कि इन शॉर्ट दिस इज गोइंग टू affect the government treasury, that is going to affect the taxpayers, and it is going to affect the whole economical situation of the country in short। अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी अच्छे से नहीं चल रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको लेकर खींच के चल रही है, एंड द सेम सिचुएशन इज विद BSNL, I guess so many of you already know about what is the situation of that। So somehow it is the thing, like the government is not able to leave the company like this, so they just try to उसको खींच खींच के लेके चल रही है, और इसी वजह से आपके गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि वो कंपनी अपने आप को फंड करने के लिए बेसिकली कैपेबल ही नहीं। तो वी अंडरस्टैंड बाय द ब्यूरोक्रेसी, रेड टैपिज्म, by this no incentives for hard workers, no motivation and inefficient management। So I guess these 3 points are clear to all of you। ये clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay, so let's move toward the next point, that is लैक ऑफ इंसेंटिव। तो वो तो समझ में सबको आ ही गया होगा कि पर्सनल इनिशिएटिव को लेना नहीं चाहता है कंपनी में, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई पर्सनल फायदा नहीं है तो वो क्यों काम करे, क्योंकि मोटिवेशन का कोई रीजन नहीं है। और मैं एक चीज आप लोग को और भी बता दूं, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो भी कई जगह पे गवर्नमेंट इंटरप्राइज या पब्लिक इंटरप्राइजेस में नहीं लिया जाता है, लेकिन वही अगर आप प्राइवेट इंटरप्राइजेस या प्राइवेट कंपनीज को देखोगे तो दे आर डूइंग हायरिंग एज वेल एज फायरिंग, right? Somehow that is exploitative way also, but somehow because of the lack of proper performance they are firing people as well। But the same situation is not in the government or public enterprises, that's why the people are not taking their work seriously। True? समझ में आ गया? चलिए, okay, so okay, extra wages, द ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो मैनेज करने के लिए इंटरप्राइज, जिनको चार्ज किया जाता है, मतलब जो इंचार्ज होते हैं काम के लिए, ऑफिशियल्स जो इंचार्ज होते हैं आपके मैनेजमेंट के लिए, इंटरप्राइज को प्लान बनाने के लिए, बड़े बड़े प्लान करने के लिए, दे स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली। एक्स्ट्रावेजेंटली का मतलब क्या है? एक्सेसिव पैसा खर्च करते जाते हैं, एक्सेसिव पैसा। आज के डेट पे अगर आपको एक क्लोथ या ड्रेस भी परचेज करना है, यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रांड्स में आप कंपेयर करोगे कि कौन से कंपनी का लें, कौन से कंपनी का सस्ता है, कौन से कंपनी का महंगा है। देयर सो मेनी थिंग्स वी आर इवन गोइंग टू डू for purchasing a dress worth 2000 or 3000। just imagine that the person who is basically doing work in the government enterprises or public enterprises, they are not thinking about it and they are spending the amount because they are thinking it is a government fund, गवर्नमेंट का पैसा है बहाते जाओ। तो दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, दे आर नॉट यूजिंग द मनी इन द पोटेंशियल वे और इन प्रॉपर, जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर उसको खर्च ना करके वो एक्स्ट्रा खर्च करते जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार पब्लिक सेक्टर कुछ ही सालों में लॉस पे चली जाती है। आई बात समझ में? बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर प्लानिंग, दे डोंट हैव द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हु इज गोइंग टू गाइड देम कि डोंट use the fund like this, so they don't know, they don't have a direction to use the fund, they are doing it like पैसा दोनों हाथ से उड़ाते जाते हैं जो इंचार्ज होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, और बाद में इसी वजह से आपकी पब्लिक इंटरप्राइजेस कई बार लॉस में चली जाती है कुछ ही सालों के बाद। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? एवरीवन? कैमरा टर्न ऑन कर लो। चलो, next one is friction, next one is friction। so there are also maybe internal frictions between the various officials in the public enterprises। friction मतलब क्या होता है एक तरीके से? what is the हिंदी वर्ड क्या होगा फ्रिक्शन का? टकराव मैम, मतलब एक दूसरे से। हाँ बिल्कुल, टकराव, घसीटना जो कहते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। सो यहाँ क्या बोल रहे हो हमको? घर्षण। हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल घसना, बिल्कुल सही बोल रही हो। तो यहाँ पर कई बार इंटरनल फ्रिक्शन होता है, यानी आपस में ही कन्फ्लिक्ट हो जाता है पब्लिक ऑफिशियल्स में, क्योंकि सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं,
कोई भी यहाँ मैनेजर सबऑर्डिनेट और ये वाला सिचुएशन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, तो अपने आपस में ही उनका फ्रिक्शन हो जाता है और फ्रिक्शन की वजह से इनएफिशिएंट हो जाती है आपकी कंपनी आपकी सफर करती है, क्योंकि कोई भी अपने काम को प्रॉपरली नहीं करता है। तो कई बार दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज अराइज इन द पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल कंसिडरेशन। अब यहां पर कहानी क्या शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन कहता है कि कई बार पॉलिटिकल जो आपके लोग, पॉलिटिकल पार्टीज जो आपके नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अपने हिसाब से ट्रांसफर करवा देते हैं। दिस इज वेरी मच हैपेंड, राइट? सो पॉलिटिकल कंसिडरेशन में डिटरमाइन अपॉइंटमेंट भी करवा देते हैं लोगों का, ट्रांसफर भी करवा देते हैं, प्रमोशन भी करवा देते हैं, वेयर राइट मैन मे नॉट प्लेस्ड इन द राइट प्लेस। मतलब जिसको जिस जगह पे होना चाहिए वो उस जगह पे नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं पूरे कंपनी को इनएफिशिएंट कर रहा है। प्राइवेट कंपनीज में हमेशा याद रखिएगा कि यू विल गेट द जॉब अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट, अकॉर्डिंग टू योर स्किल, बट द सेम थिंग इज नॉट विद दीज इंटरप्राइजेस। सम टाइम मैं तुम लोगों को पोस्ट मिल गया और मार्केटिंग का एबीसीडी भी नहीं पता है, कर लोगे जॉब? नहीं कर पाएंगे। तो द सेम थिंग इज हैपेंड विद द पब्लिक इंटरप्राइजेस। The people who is suitable for the job, maybe that person is not able to get their right position, and the person who is not suitable, they are getting the job. क्लियर लो? हाँ, कि यहाँ पर यही चीज होता है आपके पब्लिक इंटरप्राइज में, जिसको सही जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द पॉलिटिशियंस, बिकॉज ऑफ they are basically controlling so many things. So this is happening in public enterprises. Corruptions are in it is predominating or dominating the public enterprises, and enterprises sometime कुछ ऐसे areas में located होता है कई बार आपके कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस जहां पर पॉलिटिकल से ज्यादा इकोनॉमिक चीजों को भी कंसिडर किया जाता है। तो इट इज नॉट एवरीवेयर, वी आर नॉट सेइंग दैट एवरी पब्लिक एंटरप्राइजेस सच काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट इन सम ऑफ देम दिस इज हैपनिंग। बट बहुत सारे ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जहां पर पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ज्यादा इकोनॉमिक को कंसिडर किया जाता है, और वो हमारी कंट्री को प्रॉफिट भी दे रहा है। वैसे भी पब्लिक एंटरप्राइजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज रिजिडिटी। रिजिड का मतलब होता है स्थिर, स्टेबल, जिसमें कोई बदलाव ना आए, है ना। अच्छा, मुझे भी कई बार कोर्सेज के ऑफर आते हैं कि मैम डू यू वांट टू डू दिस कोर्स एंड ऑल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग दैट मैम आर यू basically curious for learning the new things? So my answer is yes, but somehow it might be possible that it's depend upon the people. Some people are not able to change themselves very quickly, some people are very much rigid. तो यहाँ rigidity का मतलब वही है कि जो अपने आप को बदल ना सके, चेंज ना कर सके। तो rigidity का यहाँ पर यही है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है उनका इतना स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस है पेपर पे, ठीक है, कि वो अपने आप को बदल नहीं सकता। ऊपर से कभी भी याद रखिएगा कि उनका जो डिसीजन लेने का जो राइट होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इसी वजह से जो ऑफिशियल्स काम भी कर रहे हैं और उनको लगता भी कि कुछ बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में तो आपका पब्लिक एंटरप्राइज चलता नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है नहीं, पार्टनरशिप है नहीं, कंपनी है नहीं, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा रिजिड सिचुएशन चलता है, कोई भी नई चीजें, नए बदलाव आता ही नहीं है। क्लियर है? तो रिजिड सिचुएशन में चल रहा है, स्टेबल है और रिजिड है, कोई बदलाव नहीं, स्थिरता। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस हमेशा डायनेमिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए। नई चीजों को इंट्रोड्यूस कीजिए और उसके बाद कंपनी को बेहतर इफिशिएंट बनाइए। तो ये सिचुएशन आपके पब्लिक इंटरप्राइजेस में बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया? माही, बाकी बच्चे? मुझे एक माही दिख रही है सिर्फ कैमरा ऑन करके, बाकी मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा कैमरा ऑन। अच्छा, प्रत्यय दिख गया अभी। तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर्स। अच्छा, कई बार होता है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं और वो बिल्कुल बदलाव लाते हैं, चेंज लाते हैं। ऐसे कई हीरो आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द कंपनी, मतलब आपके पब्लिक इंटरप्राइजेस में भी ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं, बेस्ट होते हैं अपने काम में, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आप लोग कई टीचर्स को भी देख सकते हो जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है, द वे दे आर टीचिंग।
सो एक्सपीरियंस जो होता है ना, दैट काउंट्स, दैट मैटर्स। तो यहाँ पर वही चीज है कि बहुत सारे लोग मतलब जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाने में, मतलब सॉरी काम में, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग जो होते हैं वो स्मूथली वर्क कर रहे होते हैं, अपने इंटरप्राइज को चला रहे होते हैं, लेकिन फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ जाता है और कई बार उनका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और ये तो हुआ अनवांटेड ट्रांसफर्स। और आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट कंपनीज में ट्रांसफर्स का रूल है, प्रोटोकॉल है, हर 3 साल 4 साल पे ट्रांसफर किया जाता है, पता है सबको, पता है ना। 3 साल में बैंक में और 4 साल में नॉर्मल आपके अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर्स का प्रावधान है। द अनवांटेड ट्रांसफर्स तो होते ही होते हैं, कई बार आपका जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है एक सिटी से दूसरे सिटी, ठीक है। मेरे फादर का भी हुआ, अर्लियर वी वर इन झारखंड, earlier we were in Ranchi, after that Patna, after that Northeast. So the same situation is with all government officials, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो स्मूथ जो ऑपरेशन चल रहा होता है, एक पर्सन का जो कंफर्टेबल लेवल बन जाता है, वो एक वर्क प्रॉपरली कर रहा होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो काम उसको नए सिरे से दूसरे जगह पे स्टार्ट करना पड़ता है, उसको कंफर्टेबल बनना पड़ता है, फिर वो काम करता है। तो ये सारी चीजें काफी टाइम टेकिंग है और वेस्ट करती है आपके समय को, टाइम को, और इसका इफेक्ट आपके इंटरप्राइजेस पे भी बहुत वर्सली पड़ता है, क्योंकि एक पर्सन जो एक जगह पे काम कर रहा था, अचानक से उसका ट्रांसफर दूसरी जगह पे हो गया, तो उधर का काम तो छूटा ही छूटा, नई जगह पे भी उसको टाइम लगेगा उसको धीरे धीरे अडेप्ट करने में उस एटमोस्फेयर को। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर है, दिस वुड डिस्टर्ब द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, ठीक है। और कई बार लोगों का तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है, जो मैंने बताया अनवांटेड ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, लेकिन ट्रांसफर में आपकी पब्लिक इंटरप्राइजेस में कुछ फैसिलिटीज भी है कि लाइक यू कैन गिव द सजेशंस दैट वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। तो ये सजेशंस आर आल्सो पॉसिबल देयर। चलिए, नेक्स्ट वन इज पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी, अच्छा लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? लिबर्टी जिसको आप लोग कहते हो, लिबर्टी, लिबर्टी वो नहीं है जिसका ब्रांड का आप लोग फुटवेयर पहनते हो। लिबर्टी का मतलब क्या है बताओ मुझे। मैम रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन और फ्रीडम, क्या? फ्रीडम, बिल्कुल। इट इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता, मुक्त आपको किया जा रहा है, फ्री, इंडिपेंडेंट, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो यहाँ पर लिबर्टी का मतलब यही है कि एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर में रिजल्ट इन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लॉस ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि पर्सनल सेक्टर जब एक्सटेंड हो जाता है तो वो सेंट्रलाइज हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपकी पर्सनल लिबर्टी खत्म हो जाती है, यानी आपको पर्सनली जो एक इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आपको आ रही थी वो खत्म हो गई, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर वो भी रिड्यूस कर देते हैं, और इसी वजह से वर्किंग टू द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वुड सफर। हाँ, ये क्यों लिखा है इन्होंने, वर्किंग टू द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वुड सफर। सी, पर्सनल लिबर्टी इज समहाउ रिड्यूस्ड व्हेन देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस, अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ लिबर्टी इन द पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दैट। चलिए, नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर आपके गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करेगी ही, क्योंकि गवर्नमेंट की है आपकी पब्लिक इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है कई बार। तो ड्यू टू so much interference of the government, the executives in charge of the public enterprises may not able to take their decision, and because of that they are not able to run the public enterprises properly. So lot of intervention or interference of government is there in the public enterprises. Somehow it is very much important because it is basically working for the social welfare, and for reducing the exploitation government interference is required. So it is beneficial, but in the case of excessive intervention it might be affecting the overall public enterprises, because executives जो हैं, जो hire किया गया जिनको, they are not able to take the decision properly. Clear? समझ में आ गया सबको point? Okay. yes ma'am. Let's move toward the next point, that is workers' interest.
वर्कर्स इंटरेस्ट, देखो वर्कर के लिए तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए कई जगह कई लॉ बनाए गए हमारे इंडिया में भी, देयर आर सो मेनी लॉज, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज वर्कर्स कंपनसेशन, एम्प्लॉयज फंड, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज फॉर द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज इन आवर कंट्री। सो वर्कर्स जो हैं वो उनका इंटरेस्ट कई बार प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से लेबर जो है वो अनरेस्ट हो जाते हैं। लेबर अनरेस्ट हो गए यानी कि लेबर को, जो भी वर्कर्स उनको काम करने का मन नहीं कर रहा, दे आर बेसिकली स्ट्रेस्ड। तो however the authorities may sometimes yield the pressure of workers due to the political consideration। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनके जो प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से, ठीक है। लेकिन ऐसे याद भी रखिएगा कि बहुत सारे आपके वर्कर्स के एसोसिएशन भी बनते हैं, जो मैंने बताया था ट्रेड यूनियंस वगैरह। ओके, अब बात की जाए प्राइसेस की। प्राइसेस की बात की जाए कि प्राइस भी एक फैक्टर पब्लिक इंटरप्राइजेस में, कई बार प्राइस बढ़ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का पीरियोडिकली, बिकॉज इट इज रिजल्ट टू एंड इट इज हाउएवर डिक्लाइनिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब कई बार आप नोटिस कीजिएगा, अच्छा अभी तो खैर एयर इंडिया तुम लोगों को पता होगा कि प्राइवेटाइज हो चुका है, पता है ना, लेकिन तुम लोगों को क्या पता है कि एयर इंडिया सबसे एक्सपेंसिव आपका एयरलाइंस था जब वो गवर्नमेंट के अंडर में था? यस मैम। पता है ना ये चीज कि सबसे एक्सपेंसिव जो सर्विस था वो आपको एयर इंडिया प्रोवाइड करता था। खैर अभी उसका प्राइस मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन अर्लियर दैट वाज द सिनेरियो ऑफ दैट। सो समहाउ कई बार प्राइसेस जो पब्लिक इंटरप्राइजेस के होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के होते हैं, दे आर व्हाटएवर दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ दैट। और कई बार इतना ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा एक्सीड हो जाता है। जब प्राइस इंक्रीज हो गया, बहुत सारे कस्टमर के जो कंज्यूमर के जो सेक्टर्स है उसमें बहुत सारे लोग पहले आउट, क्योंकि सब लोग उस प्राइस को दे ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो पीपल के वेलफेयर को रिड्यूस कर रहा है अगर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो ये सारे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हैं आपके पब्लिक इंटरप्राइजेस के। किसी को भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट? मैनेजमेंट, जब आप प्रॉपर्ली अपने फंक्शंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो पब्लिक इंटरप्राइजेस में, क्योंकि सारी चीजें डिले हो रही हैं, क्योंकि सब चीज का प्रोसीजर है, तो ऐसे सिचुएशन में इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है बिकॉज ऑफ द डिलेइंग इन द डिसीजन मेकिंग, एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट एज सच प्रॉपर एंड एफिशिएंट टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। सो इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, आपका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। पब्लिक इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट नहीं, आपका पब्लिक इंटरप्राइजेस। क्लियर हो गया हमको? यस मैम। ठीक है, चलो लेट्स मूव टुवर्ड द जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब ये जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस तो नाम ही पता लग रहा है, जॉइंट यानी कि कुछ चीज जुड़ा हुआ। तो यहाँ क्या क्या जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस या मतलब पब्लिक इंटरप्राइजेस और प्राइवेट कंपनीज जब आपस में जुड़ करके काम करती है तो दैट इज नोन एज जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अगर इंडिया में बात किया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जिसको वो लेकर आई थी 1970 में, उसी समय उन्होंने एक्सेप्ट किया था जॉइंट सेक्टर आपके इंटरप्राइजेस के कॉन्सेप्ट को। मतलब इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट सेक्टर का वो एक्सेप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के थ्रू 1970 में उन्होंने जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस को बेसिकली ये कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। अगर जॉइंट सेक्टर की बात की जाए तो इट इज अ सेक्टर वेयर द प्राइवेट एंड द पब्लिक या फिर गवर्नमेंट कंपनीज आर वर्किंग टुगेदर। प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर, दैट इज अ जॉइंट सेक्टर आपका होगा इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब गवर्नमेंट और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ पार्ट ऑफ कैपिटल एंड अदर पार्ट ऑफ कैपिटल कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इन इन्वेस्टिंग पब्लिक। यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी और आपकी प्राइवेट कंपनीज करेगी। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी ना पूरे के पूरे बिहार में गैस जो है वो सप्लाई किया जा रहा है वो बाय पाइपलाइन। इसके लिए बहुत जगह पे खुदाई का काम चल रहा है ना, देखा है बहुत लोगों ने कि द गेल जो है आपका वो और एक प्राइवेट कंपनी मिल करके इसका काम कर रही है। तो इस तरीके के सेक्टर को हम कहेंगे जॉइंट सेक्टर, जहां पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज और कोई प्राइवेट कंपनी मिल करके काम करती है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको?
मिल करके कोई इंटरप्राइज स्टार्ट करती है तो उस इंटरप्राइज को रन करती है इंटरप्राइज को, तो उसको कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइज। हाँ, एक बात और बता दूंगी, यहाँ इंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट है, कई बार प्रोजेक्ट्स के लिए भी पब्लिक इंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट जुड़ जाती है, बट उसका कोई रीजन होता है प्रोजेक्ट वगैरह के लिए। ठीक है, तो चलिए मूव होते हैं हम कि गवर्नमेंट और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या है और ये किस तरीके से शुरू किया गया है। आप लोगों के बुक ज्वाइंट सेक्टर्स के फीचर लिख लो, फीचर ऑफ ज्वाइंट सेक्टर्स लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिए the government enterprises गवर्नमेंट सेक्टर लिख लो, द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइंटली सेट अप द न्यू इंटरप्राइजेस, दैट इज बेसिकली ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो फर्स्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सॉरी आपका गवर्नमेंट या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस प्लस प्राइवेट कंपनीज, they both are working together और setting the enterprise together, एक enterprise set करे दोनों मिलकर capital contribute करके, so that is known as joint sector enterprises। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। यस अंकु, एक बार फर्स्ट पॉइंट बोल दीजिए। the public enterprises and the private companies are set up new enterprises, jointly set up new enterprises is joint sector enterprises, is joint sector enterprises। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये दोनों पार्टनर की तरह काम करेंगे, कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर बन चुके हैं, अब दोनों के पास शेयर होगा, इक्विटी होगा, बराबर हो सकता है, कई बार 50-50% होता है। ठीक है, लेकिन अगर 51% हो गया तो सोचो गवर्नमेंट कंपनी हो गया, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी के पास 51% हो गया तो वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होगा, तो दोनों का जो शेयर इक्विटी होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा और यहाँ पर दोनों के पास 50-50% शेयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस है वो कई बार गवर्नमेंट कंपनी के साथ जुड़ करके भी आपका गवर्नमेंट कंपनी के साथ जुड़ करके भी वो ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाएगी, या फिर जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर है वो भी नई प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़ सकती है। तो कोई भी यहाँ पर लिमिटेशन या कोई आपका कंट्रोलिंग नहीं है इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ बेनिफिट क्या होता है, तो बेनिफिट होता है कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे की फंड कम है और इंटरप्राइज को सेटअप करना जरूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइवेट कंपनी का हेल्प ले लेता है गवर्नमेंट और दोनों मिलकर के एक बिजनेस शुरू कर देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है कि इस तरीके के जो इंटरप्राइजेस होते हैं दे आर ऑलवेज इफिशिएंट। यहाँ पर इनएफिशिएंट वाला सिचुएशन कभी अराइज नहीं होगा, क्योंकि somehow it is also controlled by the private company, private people। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर फंड की जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है गवर्नमेंट की खासकर। उसके अलावा आपके ज्वाइंट सेक्टर कौन कौन से एरियाज में है उसके बारे में हम देखते हैं कि बहुत सारा है, जैसे कोचिन रिफाइनरीज जो है दैट इज आल्सो कम्स अंडर द ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। कोचिन रिफाइनरीज, मद्रास रिफाइनरीज, कोचिन रिफाइनरीज एंड मद्रास फर्टिलाइजर्स। तो ये जितने भी हैं ये ज्वाइंट आपके सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कई बार पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी इसीलिए मतलब पब्लिक एंटरप्राइज और प्राइवेट कंपनी इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि दे हैव टू डील इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना होता है, इंटरनेशनल फॉरेनर के साथ डील करना होता है, तो कई बार उसकी वजह से भी दे आर बेसिकली ज्वाइंट टुगेदर। ठीक है, आपका एयर इंडिया का भी यही सिचुएशन था पहले 1947 के टाइम पे। बुलानी ओर्स कोई ग्रुप था 1957 में, वो भी ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरह चल रहा था। सो बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो इन सब फॉरेन और ये सब की वजह से दे आर बेसिकली वर्किंग एज अ ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस।
ठीक है। अब ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस को मैं एक बार आप लोगों को और भी कवर कराऊंगी, क्योंकि ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस में कुछ और भी पॉइंट्स जो हैं वो रह गए। ठीक है, तो ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस की सिचुएशन में जो भी डे टू डे का ऑपरेशन होता है वो प्राइवेट कंपनी देखती है। टेक्निकल पोजेस हो गया, मैनेजरियल एक्सपर्टीज हो गया, वो सारा का सारा चीज कंट्रोल होता है आपके प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे ज्वाइंट सेक्टर में, वहां पर गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को रेगुलेट करेंगे। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके गवर्नमेंट भी होंगे। द गवर्नमेंट इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड द रेगुलेटिंग इट्स फंक्शंस। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नमेंट विल बी पार्टिसिपेट, बट फॉर द day-to-day activities, for the technical and managerial expertise, the private company will work in these type of enterprises. ठीक है, and but the government will be guide the management and operation. management और operation को वो guide करेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके की जो इंटरप्राइज होगी उस वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड या 100% प्राइवेट ओन्ड तो होगी नहीं, तो कंट्रोल इसमें दोनों का होगा। उसके अलावा इसमें सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी एड ऑन किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो भी इसका पार्ट है, इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होगा, साथ साथ में कॉमर्शियल पर्पस भी होगा, यानी प्रॉफिट भी देखेंगे और सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे। और रीजनल डिस्पर्सल होगा इस टाइप की इंडस्ट्रीज का। ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे लोकेटेड होगा, रीजनली एरिया, बहुत सारे एरियाज में इस टाइप की इंटरप्राइजेस को सेटअप किया जा सकता है, मतलब सेटअप होता है ये। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड HMT एटसेट्रा आर द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। मतलब ये सारी कुछ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एंड इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ITI। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस को खैर मैं एक बार और करा दूंगी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिवीजन। मींस इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द concept of corporate social responsibility once again, and what are the various CSR or initiatives taken by the private companies. We are going to discuss about that as well. ठीक है, ताकि आप लोग को चीजें याद रहे। किसी को भी कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया हो? एक्चुअली आई ओनली एक्सप्लेन द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब, मीनिंग, एंड नॉर्मल शॉर्टकट में आई ब्रीफ्ड अबाउट द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। द एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक। HMT का वॉच भी आता था पहले, आप लोग को याद होगा, वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया। मेरी मदर के टाइम पे भी वॉच वो आता था HMT का, अब वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई गेस वो भी डिक्लाइन वाले स्टेज में है, मतलब, लेकिन ये सब जो था ये जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस थे। किसी को कुछ पूछना है? कोई भी डाउट? Anyone have any doubt? Okay, so see you all in the next class.